हाय गाइस, मेरा नाम अमित सक्सेना है और मैं आपको इस ट्यूटोरियल में सी शार्प पढ़ाऊँगा। इससे पहले हमने सी शार्प का पार्ट 1 देखा था। मुझे उम्मीद है कि आप मेरा पार्ट 1 बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कर सकते हैं आप। आज हम इस वीडियो में देखेंगे ट्रांसलेटर के बारे में। हमने सी शार्प लैंग्वेज पार्ट 1 में देखा था कि लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, वाई वी यूज हाई लेवल, हम हाई लेवल लैंग्वेज की यूज़ क्यों करते हैं, हम मशीन लैंग्वेज से असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज से हाई लेवल लैंग्वेज किस तरीके से आए, क्या उनका आर्किटेक्चर था, एग्जीक्यूशन क्या था, हमने इस बारे में बात की थी। आज हम ट्रांसलेटर के बारे में बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ट्रांसलेटर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए, कोई भी लैंग्वेज है, अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आप कंप्यूटर पे लिख रहे हैं, वो लैंग्वेज अगर 0 1 की फॉर्म में नहीं है, अगर आप जो लैंग्वेज लिख रहे हैं वो अगर 0 1 की फॉर्म में नहीं है, तब हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। मतलब मशीन लैंग्वेज के अलावा अगर आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ करेंगे, चाहे वो असेंबली लैंग्वेज हो, चाहे वो हाई लेवल लैंग्वेज हो, कोई लैंग्वेज, तो आप ट्रांसलेटर की उसमें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपकी जो मशीन है वो मशीन लैंग्वेज को समझती है, 0 1 को अंडरस्टैंड करती है, बाइनरी कोड को अंडरस्टैंड करती है। वो इसके अलावा किसी भी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करती है। अगर आप सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम या कुछ भी मशीन लैंग्वेज में बनाना चाहते हैं और उसमें आप बनाते हैं, तो उसमें आप किसी ट्रांसलेटर की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप मशीन लैंग्वेज के अलावा किसी लैंग्वेज में प्रोग्राम्स को बनाते हैं, तब आपको ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली ट्रांसलेटर 3 टाइप्स के होते हैं: असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। मैंने इस स्लाइड पर 2 ही लिए, मगर असेंबलर भी होता है। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा असेंबलर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या होता है। ये मैं आपको डिटेल में एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जिससे कि आपको कोई डाउट ना रह जाए। चलिए देखते हैं। असेंबलर, सबसे पहले असेंबलर की बात करते हैं। असेंबलर क्या होता है? असेंबलर वो होता है जो कि हमारे असेंबली लैंग्वेज को, असेंबलर वो होता है जो हमारी असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। असेंबलर वो होता है जो कि आपकी असेंबली लैंग्वेज में हम जो भी लिखते हैं, ऐसे कोड्स जो हम सिंबल्स की फॉर्म में लिखते हैं या निमोनिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि हम असेंबलर मतलब असेंबली लैंग्वेज पे सिंबल्स यूज करते हैं, ऐड यूज करते हैं, ए डबल डी ऐड यूज करते हैं, एस यू बी सब यूज करते हैं, एम ओ वी मूव यूज करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम उस लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं और फिर उस इंस्ट्रक्शंस को हम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं असेंबलर के थ्रू। तो हम वो चीज़ मशीन को अंडरस्टैंडेबल होती है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले असेंबलर देखते हैं, कंपाइलर देखते हैं, इंटरप्रेटर देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, असेंबलर क्या करता है, जो भी सोर्स कोड, अब आप पूछेंगे सोर्स कोड क्या होता है। सोर्स कोड जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप काम कर रहे हैं उसका अपना सिंटैक्स होता है। जैसे सी लैंग्वेज है, उसका अपना सिंटैक्स है, अपनी ग्रामर है। सी प्लस प्लस उसका सिंटैक्स है, उसकी अपनी ग्रामर है। जावा लैंग्वेज है, उसका अपना सिंटैक्स है, अपनी ग्रामर है। सी शार्प लैंग्वेज है, अपना सिंटैक्स है, अपनी ग्रामर है। तो मतलब हम किसी भी लैंग्वेज का सिंटैक्स और ग्रामर यूज करके हम जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं, उसे हम बोलते हैं सोर्स। क्या बोलते हैं हम उसे? सोर्स कोड। हम किसी भी लैंग्वेज में सोर्स कोड लिख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि हम जो सोर्स कोड लिखते हैं किसी भी लैंग्वेज का, वो ट्रांसलेटर के थ्रू क्या होता है, कन्वर्ट होता है। चाहे वो कंपाइलर हो, चाहे वो इंटरप्रेटर हो। देखिए, कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का वर्क सेम होता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। सपोज करिए, देखिए अपर डिफरेंस होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। एक बहुत अच्छा डिफरेंस होता है। मैं आपको एक रियल टाइम एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि कंपाइलर इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या होता है। पहले मैं आपको थ्योरी के बारे में थोड़ा क्लियर कर दूंगा अच्छी तरीके से, फिर मैं आपको एक रियल टाइम एग्जाम्पल लेके बताऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। देखिए, कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये दो ट्रांसलेटर हम आज तक यूज करते हैं, हम यही यूज करते हैं। बेसिकली हम यही दो ट्रांसलेटर यूज करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। अब देखते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज और को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर यूज करते हैं, पर दोनों का यूज किस तरह एक दूसरे से अलग है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले कंपाइलर की बात करते हैं। कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइल करता है,
उसको कंपाइल करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल बॉक्स में लिख रहा है आपको हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, सी लैंग्वेज हो सकती है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज हो सकती है, जावा लैंग्वेज हो सकती है, सी शार्प लैंग्वेज हो सकती है। हम उस लैंग्वेज में कोड करते हैं, हम उस लैंग्वेज में सोर्स कोड लिखते हैं, अपने खुद इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं जो हमें कंप्यूटर को देने हैं और हमें आउटपुट चाहिए। तो उस हाई लेवल लैंग्वेज में हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। तो कंपाइलर क्या करता है, जितने जो भी सपोज करिए आपने सोर्स कोड में 100 लाइंस लिखी है, 100 लाइंस का प्रोग्राम बनाया, तो कंपाइलर क्या आएगा, कंपाइलर क्या करेगा, आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितनी भी लाइंस आपने लिखी है सबको एक बार में कंपाइल करेगा। स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारी लाइंस को एक बार में कंपाइल करेगा, फिर उसे कंपाइल करके एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगा, मतलब 0 और 1 की फाइल बनेगा। अब जो कोड आपका हाई लेवल लैंग्वेज का था वो कंपाइल हो गया एग्जीक्यूटेबल कोड, बाइनरी कोड या फिर मशीन लैंग्वेज में आ गया। फिर वो जो फाइल बनती है .exe फाइल बनती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है, 0 और 1 की फॉर्म में होती है। उस फाइल को हमारा सीपीयू एग्जीक्यूट करता है, मशीन एग्जीक्यूट करती है और हमें आउटपुट मिल जाता है। सेम वर्क इंटरप्रेटर का भी होता है कि हम हाई लेवल लैंग्वेज को इंटरप्रेट करके मशीन लैंग्वेज में कम करते हैं। पर डिफरेंस क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि कंपाइलर में हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारा कोड एक साथ लेते हैं, उसे कंपाइल करते हैं, फिर वो exe फाइल में आता है, फिर हमारी मशीन एग्जीक्यूट करती है। मगर इंटरप्रेटर में क्या होता है, हम सोर्स कोड का फर्स्ट लाइन बाई लाइन लेते हैं। जैसे हमने सोर्स कोड की फर्स्ट लाइन ली, उसको इंटरप्रेटर ने इंटरप्रेट किया। जब वो इंटरप्रेटर ने उस फर्स्ट लाइन को इंटरप्रेट कर लिया, उसको फिर आपको इंटरप्रेट करके वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। जब मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा फिर वो इंटरप्रेट को एग्जीक्यूट करेगा। तो जब फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो गई, मतलब फर्स्ट लाइन का आउटपुट आ गया, तभी वो सेकंड लाइन पे जाएगा। फिर इंटरप्रेटर क्या करेगा, उसे इंटरप्रेट करेगा, उसे एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करेगा, फिर हमें और एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करके मशीन को एग्जीक्यूट करेगा, मशीन उसे एग्जीक्यूट करेगी और हमें आउटपुट देगा। तो आप देख रहे हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। कंपाइलर में सारा कोड एक साथ कंपाइल होता था, फिर उसके बाद कंपाइल हुआ करता था, फिर हमें एग्जीक्यूटेबल फाइल मिलती थी, फिर वो कोड जब एरर फ्री हो जाता था, उस कोड में कोई भी एरर नहीं होती थी। सिंटैक्स के हिसाब से, रन टाइम के हिसाब से, कंपाइल के टाइम से जब उसके अंदर कोई एरर नहीं होती थी, तो वो जाके मशीन कोड जो होता था वो एग्जीक्यूट होता था। पर इंटरप्रेटर में जो कोड, हम सारा कोड एक साथ ना लिख के लाइन बाय लाइन उसको एग्जीक्यूट करते हैं। एक लाइन लेते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करते हैं, फिर वो एग्जीक्यूट होता है। फिर सेकेंड लाइन लेते हैं, अगर मान लीजिए फर्स्ट लाइन आपने एग्जीक्यूट करी और उसमें एरर आ गई, तो वो हम सेकेंड लाइन में तब तक नहीं आएंगे जब तक फर्स्ट लाइन एरर फ्री नहीं हो जाती। आप समझ रहे हैं बात को। पर कंपाइलर में ऐसा नहीं होता, कंपाइलर सारा कोड एक साथ एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद अगर जज लाइन में आपकी एरर है, अगर आज जितनी भी लाइन्स में आपकी एरर है तो वो शो कर देता है, मतलब मशीन लैंग्वेज पे कन्वर्ट करने से पहले पहले आपको शो कर देगा। कंपाइलर में इस कंपाइलर से ये सर्च कर लेगा कि इस लाइन में आपकी एरर है, आप उसे पहले डिबग करेंगे, एरर फ्री करेंगे, फिर वो जो एरर होगी उसे आप दोबारा कंपाइल करेंगे, फिर वो जाके क्या होगा, मशीन उसे एग्जीक्यूट करेगी। ये प्रोसेस होता है कंपाइलर का और इंटरप्रेटर का। और ज़्यादा डीप में इसके बारे में बात करते हैं, कंपाइलर इंटरप्रेटर और क्या काम करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाई कंपाइलर क्या करता है, एक हाई लेवल लैंग्वेज को इस सारा सारा कोड लेता है, उसे कंपाइल करता है, और जो कॉपी बनती है सोर्स कोड की, सारे कोड की जो कॉपी बनती है क्या बनती है, exe फाइल बनती है, 0 और 1 की फाइल होती है, उसे एग्जीक्यूट करता है। तो आप देख रहे हैं कि उसने क्या किया, कोड को लिया, कंपाइल किया, एक फाइल बनाई, फिर उसको एग्जीक्यूट किया। और इंटरप्रेटर में क्या था, वो चीज लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रही है। एक लाइन सबसे पहले एक लाइन ली, उसको इंटरप्रेट किया, उसको इंटरप्रेट करने के बाद उसको एग्जीक्यूट किया, वो सेकंड लाइन पे आया जब फर्स्ट लाइन का आउटपुट आ गया। तो आपने यहाँ पे ये देखा कि कंपाइलर जो है वो थोड़ा फास्ट वर्क कर रहा है। आप देख रहे हैं मेरी बात को, कंपाइलर थोड़ा फास्ट वर्क कर रहा है। देख कंपाइलर मतलब क्या, हाई लेवल लैंग्वेज को एक साथ सारा कोड ले रहा है, उसे कंपाइल कर रहा है, फिर उसको मशीन लैंग्वेज पे कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, वन लाइन बाय लाइन दे रहा है। पहले फर्स्ट लाइन ली, इंटरप्रेट हुआ, फिर सेकंड लाइन ली, फिर इंटरप्रेट हुआ, फिर थर्ड लाइन ली, इंटरप्रेट हुआ। तो यहाँ देखिए टाइम ज्यादा लग रहा है। आप देख रहे हैं कंपाइल थोड़ा फास्ट काम कर रहा है और इंटरप्रेटर कंपाइलर के कंपेरेटिवली स्लो है। आप देख रहे हैं एक डिफरेंस तो मेरे ये आ गया कि कंपाइलर जो है वो फास्ट वर्क करता है, जबकि इंटरप्रेटर उस कंपेरेटिवली क्या स्लो है। चलिए अब नेक्स्ट पे बात करते हैं। देखिए अब देखिए कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइल करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है।
तो जब मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने से पहले क्या होता है, वो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है, मतलब जिस सोर्स कोड को उसने कंपाइल किया है, वो जिस भी लैंग्वेज का सोर्स कोड हो, चाहे वो सी लैंग्वेज का हो, चाहे वो सी प्लस प्लस का हो, चाहे वो जावा का हो, चाहे वो सी शार्प का हो, पहले उसे कंपाइल कर लेगा, फिर एक सेपरेट फाइल बनेगा। सेपरेट फाइल जब वो एरर फ्री होगी, मतलब उस लाइन्स पे कहीं भी एरर नहीं होगी, फिर वो एग्जीक्यूट करेगा। इसका मतलब वो एक सेपरेट फाइल बना रहा है, इसका मतलब मेमोरी ले रहा है, मेमोरी ले रहा है, इसका मतलब एक मेमोरी एक्स्ट्रा ऑक्यूपाई कर रहा है। मगर इंटरप्रेटर में क्या है, इंटरप्रेटर में क्या है, ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर रहा है, फर्स्ट लाइन नहीं, उसको इंटरप्रेट किया, उसके बाद मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गई तो उसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो फिर इसके बाद इसका मतलब इसका जो इंटरप्रिटेशन हो रहा है वो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन हो रहा है। आप देख रहे हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ही इसका इंटरप्रिटेशन हो रहा है, हमें किसी एक्स्ट्रा मेमोरी की जरूरत नहीं पड़ रही। पर कंपाइलर में देखिए हमें एक मेमोरी की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि हमारी पर्टिकुलर एक फाइल कन्वर्ट होकर मशीन लैंग्वेज में आ रही है, उस फाइल को रखने के लिए हमें मेमोरी की जरूरत पड़ रही है, मगर इंटरप्रेटर में ऐसा नहीं है, वो लाइन बाय लाइन कर रहा है। ये भी एक मेन डिफरेंस है कि उसमें मेमोरी की जरूरत पड़ रही है, इसमें मेमोरी की जरूरत नहीं है। कंपाइलर फास्ट होता है, इंटरप्रेटर स्लो हो रहा है, ये भी आप देख रहे हैं। चलिए ये तो मैंने आपको इसके बारे में बताया। अब मैं आपको बताता हूँ रियल टाइम एग्जाम्पल देता हूँ। अब इस रियल टाइम एग्जाम्पल से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कंपाइलर क्या होता है और इंटरप्रेटर क्या होता है। चलिए समझते हैं बहुत ध्यान से। देखिए मान लीजिए अरबिक जो कंट्री है उसके डेलीगेट्स हमारी कंट्री में आते हैं, इंडिया में आते हैं। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ने मोदी जी उनसे बात करते हैं, तो अरबिक के जो डेलीगेट्स हमारी कंट्री में आए हैं उन्हें अरबिक आती है, उन्हें हिंदी नहीं आती। मान लीजिए उनको हिंदी नहीं आती, उनको इंग्लिश नहीं आती, उनको उर्दू नहीं आती, उनको सिर्फ अरबिक आती है। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्हें हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, उर्दू भी जानते होंगे, मगर अरबिक नहीं आती है। उन्हें अरबिक आती है, इन्हें अरबिक नहीं आती है, तो वो कम्युनिकेशन जो है वो अरबिक में ही कर सकते हैं। तो ऐसा, तो इसके लिए क्या पॉसिबल होगा, जो अरबिक कंट्री के डेलीगेट हमारी कंट्री में आए हैं, जब वो हमारे प्राइम मिनिस्टर से अरबिक बोलेंगे, जब वो एक सेंटेंस बोलेंगे, तो जो प्राइम मिनिस्टर का ट्रांसलेटर होगा, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का ट्रांसलेटर होगा, वो उस लैंग्वेज को, उस लैंड को ट्रांसलेट करेगा और मोदी जी को बताएगा। अब देखिए फिर वो एक लाइन बोलेंगे, फिर वो ट्रांसलेट करेगा, फिर मोदी जी को बताएगा, फिर वो एक लाइन बोलेंगे, फिर ट्रांसलेट करेगा, फिर मोदी जी को बताएगा। आप देख रहे हैं ये लाइन बाय लाइन हो रहा है। तो जो अरबिक कंट्री के डेलीगेशन आए हैं वो एक सेंटेंस बोल रहे हैं, उसको ट्रांसलेटर मोदी जी का जो ट्रांसलेटर है वो जो ट्रांसलेट कर रहा है, मोदी जी को बता रहा है, वो जैसे जैसे बोलते आ रहे हैं मोदी जी को बताता जा रहा है लाइन बाय लाइन। तो ये किस पे काम कर रहा है, ये इंटरप्रिटेशन मॉडल पे काम कर रहा है। आप समझ रहे हैं बात को, ये इंटरप्रिटेशन मॉडल बात कर रहा है। ये आप इंटरप्रेटर का रियल टाइम एग्जाम्पल भी कह सकते हैं। मैं आपको कंपाइलर का एग्जाम्पल देता हूँ, बिल्कुल रियल टाइम। जैसे आपने इंग्लिश मूवी देखी होंगी, बहुत सी इंग्लिश मूवी ऐसी होती है जो हिंदी में डब होती है। तो इंग्लिश मूवी होती है, जब वो हिंदी में डब होती है तो वो लाइन बाय लाइन डब नहीं होती, वो एक साथ पूरी डब होती है। इसकी जो सबटाइटल्स होते हैं उसके लिखे होते हैं। तो हम जब भी किसी इंग्लिश मूवी को हिंदी में देखते हैं, उसकी लैंग्वेज हम हिंदी लगती है, तो वो एक साथ डब होती है, मतलब एक साथ पूरी कंपाइल हो रही है। जैसे फाइल एक साथ कंपाइल होती है स्टार्टिंग से एंड तक, वैसे ही मूवी ऊपर से नीचे तक पूरी डब होती है, और उसको जो सुनने वाला उसको आराम से अंडरस्टैंड कर सकता है। ये जो मॉडल है ये कंपाइलर का मॉडल है। कंपाइलर इस मॉडल पे काम करता है। इससे पहले जो मैंने आपको डेलीगेट का एग्जांपल दिया था वो इंटरप्रेटर का था, कि वो इंटरप्रेटर इस मॉडल में काम करता है। मुझे उम्मीद है आपको कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, डिफरेंस समझ में आ गया होगा। चलिए इसके आगे देखते हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं। अब पढ़ते हैं, हम इस नई स्लाइड में आते हैं और देखते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है क्रॉस पॉलिनेशन का। इस स्लाइड्स में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा क्रॉस पॉलिनेशन क्या होगा, और क्रॉस पॉलिनेशन हम सी शार्प लैंग्वेज क्यों यूज करते हैं मैं आपको ये बताऊंगा। कि हम पे सी लैंग्वेज भी थी, सी प्लस प्लस भी थी, जावा भी थी, पर हम सी शार्प भी क्यों पढ़ रहे हैं। सी के बाद सी प्लस प्लस क्यों आई, सी प्लस प्लस के बाद जावा क्यों आई, जावा के बाद सी शार्प क्यों आई। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और मेरी बात को गौर से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है।
तो ये क्रॉस पॉलिनेशन एक कॉन्सेप्ट है। उसमें इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जब भी कोई नई लैंग्वेज बनती है वो अपनी एग्जिस्टिंग लैंग्वेज से कुछ फीचर्स लेती है। जैसे कि सी शार्प लैंग्वेज बनी तो उसने अपने एग्जिस्टिंग लैंग्वेज क्या थी, सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, इनसे उसके फीचर्स ली, इनकी जो प्रॉपर्टीज थी, इनकी प्रॉपर्टीज ली, इनके फीचर्स ली, और सी शार्प में इन तीनों लैंग्वेज के फीचर्स अडॉप्ट कर लिए और अपने अपने पास से भी इनहेंस कर दिया जो इन लैंग्वेज के पास नहीं था। ऐसे फीचर्स भी सी शार्प ने अपने अंदर डाल दिए जो इन लैंग्वेज के पास नहीं था, और एक लैंग्वेज बन गई सी शार्प के तौर पर। यही कॉन्सेप्ट क्रॉस पॉलिनेशन है कि कोई भी नई लैंग्वेज जब बनती है तो अपनी एग्जिस्टिंग लैंग्वेज से फीचर्स लेती है और अपने आप को इनहेंस करती है और एक नई लैंग्वेज आ जाती है। ये तो आपको समझ में आया क्रॉस पॉलिनेशन का फंडा क्या होता है। जैसे आपने देखा, मैंने स्लाइड में लिखा भी है, एग्जिस्टिंग वो एग्जिस्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो बन रही है वो कैसे बनेगी, एग्जिस्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स किए जाएंगे, फिर वो लैंग्वेज इन्हेंसमेंट करेगी अपने कुछ फीचर्स से, फिर वो नई लैंग्वेज बन जाएगी। अब हम बात करते हैं सी शार्प लैंग्वेज क्यों बनी, किस तरह बनी, और क्या जरूरत थी सी शार्प की। क्या सी से हमारा काम नहीं चल रहा था, क्या सी प्लस से हमारा काम नहीं कर रहा था, क्या जावा से हमारा काम नहीं चल रहा था। हम पढ़ते हैं इस बारे में। देखिए, सबसे पहले हम सी लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जो हाई लेवल लैंग्वेज आई है वो फोर्ट्रॉन आई है, फोर्ट्रॉन। मगर वो लैंग्वेज सक्सेसफुल नहीं हुई। जो पहली हाई लेवल लैंग्वेज सक्सेसफुल हुई है वो सी लैंग्वेज है आपकी। सी लैंग्वेज में क्या था, सी लैंग्वेज सबसे पहले थिंग, ये लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहाँ पर जो हम काम होते हैं इसके लिए, इसमें इस लैंग्वेज में हम जो काम करते हैं, इसके सिंटैक्स से हम जो प्रोग्राम्स बनाते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वो कैसा, वो एक एल्गोरिथम को फॉलो करते हैं, वो स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, एक पैटर्न को फॉलो करते हैं सी लैंग्वेज में। अब देखिए होता क्या था कि सी लैंग्वेज में हम जो प्रोग्राम्स बनाते थे वो कोई दिक्कत नहीं थी, हम प्रोग्राम बना रहे थे प्रोजेक्ट के साथ साथ। देखिए टाइम के टाइम, जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, प्रोग्राम्स बड़े से बड़े होते जा रहे हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स का साइज जो वो लेंथी होता जा रहा है। तो हमने ये देखा कि जब प्रोजेक्ट का साइज बहुत लेंथी हो गया तो सी लैंग्वेज की जो कोड्स है वो वहाँ पे कंपेटेबल नहीं हो पा रहे हैं। ये कह सकते हैं सी लैंग्वेज ऑफ कोड बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए कंपेटेबल नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए हमें एक ड्रॉबैक लगी कि कोई और लैंग्वेज आए जो सी लैंग्वेज के फीचर भी ले और अपने पास से इनहेंस भी करे। तो सी लैंग्वेज की जब जब सी लैंग्वेज बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल नहीं कर पा रही थी, तब एक लैंग्वेज आई सी प्लस प्लस लैंग्वेज। इस लैंग्वेज में क्या था, इस सी प्लस प्लस लैंग्वेज ने, जो सी के बाद आई है, जो सी लैंग्वेज से सिंटैक्स लिया था। मैं सी लैंग्वेज का जो भी सिंटैक्स है वो सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर है, और उसे अपने पास से एक नई चीज ली थी, वो थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड स्टैंडर्ड, ऊप्स का कॉन्सेप्ट। ऊप्स क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाली वीडियो में, बहुत अच्छी तरह बताऊंगा। एक एक प्रैक्टिकल हम देखेंगे ऊप्स के बारे में, ऊप्स क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, प्रैक्टिकल देखेंगे, सब देखेंगे जब हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए आप ये जान लीजिए सी प्लस प्लस के ऊप्स कॉन्सेप्ट आ गया। मतलब सी प्लस प्लस के बाद एक तो सी का सिंटैक्स आ गया, सी का जो सिंटैक्स था उसकी ग्रामर थी, एक तो वो उसके पास आ गई, और सी प्लस प्लस के बाद क्या आ गया, उसके बाद नहीं ऊप्स कॉन्सेप्ट आ गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड। तो हमने सी प्लस प्लस के प्रोजेक्ट्स को बनाए, और हमें जो ड्रॉबैक सी लैंग्वेज में आ रहा था वो ड्रॉबैक सी प्लस लैंग्वेज ने खत्म कर दिया। आप समझिए, जो प्रोजेक्ट बड़े लेंथी प्रोजेक्ट, बड़े साइज के प्रोजेक्ट हम सी लैंग्वेज से नहीं बना पा रहे थे, उस लैंग्वेज को, उसे सी प्लस प्लस लैंग्वेज ने आसान कर दिया। और हमें सी प्लस लैंग्वेज में हम देखेंगे गेमिंग एप्लीकेशन भी बना लेते हैं, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी हम यूज करते हैं। सी प्लस में बहुत सारे फीचर्स मिल गए। मगर हुआ क्या, टाइम टू टाइम जब हम बढ़ते रहे आगे तो हमें एक ड्रॉबैक लगने लगी कि सी प्लस प्लस जो लैंग्वेज है वो प्लेटफॉर्म को सपोर्ट नहीं करती, मतलब क्रॉस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट नहीं करती। अब आप लोग पूछेंगे एक क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या होता है, जैसे कि इस टाइम में बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, और भी ऑपरेटिंग सिस्टम देख सकते हैं। अब मैक है, iOS है, ये डिफरेंट डिफरेंट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर किसी लैंग्वेज के द्वारा कोई एक सॉफ्टवेयर बनता है जो एक लैंग्वेज से बना है, वो अगर डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर
डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे सपोर्ट करता है, तो उसे बोलते हैं वो क्रॉस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है। अगर वो सपोर्ट नहीं करता है, जैसे विंडो पे हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया जो C++ लैंग्वेज से बनाया, वो हमारा लिनक्स पे सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो लैंग्वेज क्रॉस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट नहीं करती। तो C++ लैंग्वेज पे एक ड्रॉबैक आई कि जो लैंग्वेज बनी थी वो क्रॉस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट नहीं करती थी। तो जैसे कि हमारे प्रोजेक्ट का साइज लेने दूंगा, हमें क्रॉस प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ी, तो हमें फिर ये बहुत बड़ी दिक्कत आई कि हम क्या करें कि हमें क्रॉस प्लेटफॉर्म का सपोर्ट मिल जाए, क्योंकि जनरली हम विंडो, लिनक्स, ओएस, आईओएस सभी को यूज करते हैं। तो हम चाहते हैं कि एक प्रोग्राम लेना जो बना हुआ सॉफ्टवेयर सभी प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट करे। तभी C++ लैंग्वेज के बाद आई जावा लैंग्वेज। जावा लैंग्वेज की जो क्रॉस प्लेटफॉर्म की सपोर्ट है इस उसको दूर कर दिया। जावा लैंग्वेज क्रॉस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करती है। क्यों सपोर्ट करती है? अब बात यह है कि जो चीज सी लैंग्वेज सपोर्ट नहीं करती है, C++ लैंग्वेज सपोर्ट नहीं करती, वो जावा लैंग्वेज कैसे करती है, अब इस बारे में बात करते हैं। वो लैंग्वेज कैसे करती है? देखिए, C++ लैंग्वेज या सी लैंग्वेज में मैंने आपको बताया था कि हम कंपाइलर यूज करते थे, तो हमारा मशीन कोड में डायरेक्टली एग्जीक्यूट होता था। डायरेक्टली हम जो सोर्स कोड को कंपाइल करके मशीन लैंग्वेज कोड में एग्जीक्यूट करते थे। मगर हम जावा लैंग्वेज में हम जो सोर्स कोड को पहले कंपाइल करते हैं, जब उसे कंपाइल करते हैं तो पहले बाइट कोड बनता है। क्या बनता है? बाइट कोड। बाइट कोड बनता है, फिर उसके बाद बाइट कोड के बाद उसमें एक सॉफ्टवेयर जेवीएम, एक सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है जावा में, जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन, वो उस बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। तो ये जो प्रोसीजर है, ये जो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले हाई लेवल लैंग्वेज का जो सोर्स कोड था वो बना बाइट कोड में या इंटरमीडिएट लैंग्वेज में कह सकते हैं, तो वो इंटरमीडिएट लैंग्वेज जेवीएम के थ्रू हमारा मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ। ऐसे जब हमने प्रोसेस किया तो हमने देखा कि हमारे बनाए हुए सॉफ्टवेयर डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पर सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप देखिए, C++ लैंग्वेज फिर जावा लैंग्वेज, इस तरीके से जावा लैंग्वेज ने क्या किया, हमारे क्रॉस प्लेटफॉर्म की सपोर्ट को दूर कर दिया। हमारे बने हुए सॉफ्टवेयर सभी पे सपोर्ट करने लगे। पर देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा जावा लैंग्वेज के बाद C# लैंग्वेज कैसा है। एक से छोटा सा ड्रॉबैक ये है जावा लैंग्वेज का कि जावा लैंग्वेज विंडो पे पूरी तरह कंपेटेबल नहीं है। विंडो के साथ जावा की बॉन्डिंग अच्छी नहीं है। विंडो के साथ जावा पूरी तरह कंपेटेबल नहीं है। आप जानते हैं कि हमारे 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 पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है वो विंडो होता है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही हम सारा काम करते हैं। तो जावा जो थी वो पूरी तरह विंडो पे कंपेटेबल नहीं थी। तो हमने क्या किया, हमें नई लैंग्वेज आई जो कि विंडो है। विंडो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। इसकी एक कंपनी आई, उसी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने क्या किया, एक लैंग्वेज डेवलप करी, C# लैंग्वेज। उसी लैंग्वेज जो कि विंडो पे कंपेटिबल है पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से। तो हुआ क्या कि जावा लैंग्वेज जो विंडो से बॉन्डिंग नहीं रख रही थी, उस पर कंपेटिबल नहीं थी, उसको C# ने दूर कर दिया। C# ने क्या दिया, सी लैंग्वेज का सिंटेक्स लिया, C++ लैंग्वेज को ऊप्स कॉन्सेप्ट दिया, जावा लैंग्वेज से क्या लिया, क्रॉस प्लेटफॉर्म का सपोर्ट लिया। मतलब ये तीनों, मतलब क्रॉस पोलिनेशन, जो एग्जिस्टिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स को C# ने अडॉप्ट कर लिया, अपने पास से कुछ फीचर्स को एनहेंस कर लिया, और एक लैंग्वेज हमारे सामने उभर के आई, C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब हम C# को और डीप में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा इसमें कितने बेनिफिट्स हैं और क्या क्या बेनिफिट्स है। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कहीं कोई बात समझ में नहीं आती है, तो आप मुझे बता सकते हैं बेझिझक। ओके, आप मुझे बता सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।